गुड इवनिंग एवरीवन। सो एज यू नो कल हमने स्टार्ट किया था ग्रेविटेशन चैप्टर, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए थे। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज हमें स्टार्ट करना है जो टॉपिक है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें एक डायग्राम होता है, दो मासेस हैं m1 m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, और जब हम रिलेशन लिखते हैं तो जो इनके बीच का फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जब इसको ज्वाइन करते हैं तो इट बिकम्स दिस, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है कैपिटल G, m1 m2 अपॉन r²। ये जो कांस्टेंट कैपिटल G है कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 होती है। यूनिट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। और यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए कहलाता है कि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती है। तो ये जो रिलेशन है दिस वी यूज फॉर फाइंडिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। तो इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क आता है, वो ये कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तब सेम डायग्राम में क्या चेंजेस करेंगे, रिलेशन में क्या चेंज होगा। तो सबसे पहले तो जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमें यहाँ पर फोर्स शो करना पड़ता है FAB या फिर FBA। तो अगर हमने लिखा FAB तो इट मीन्स फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन ए, बॉडीज के नाम लिख देते हैं। B जो है वो A बॉडी पर फोर्स लगा रही है। B बॉडी ये है, A बॉडी ये है, और फोर्स कैसा है, फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि अपनी तरफ पुल कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर एरोज पुट करें लाइक दिस, तो ये वाला जो फोर्स होगा ये फोर्स होगा बाय B ऑन A, इसलिए क्योंकि B जब A पर फोर्स लगाएगी तो A को अपनी तरफ पुल करेगी, तो आपको फोर्स की डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। तो इट इज बाय B ऑन A, B A को पुल कर रही है, और ये वाला जो फोर्स है आपका ये है BA बाय A ऑन B, यानी कि अगर B फ्री होगा तो इस साइड मूव करेगा। इसके अलावा होते हैं पोजीशन वेक्टर्स। तो ये पोजीशन वेक्टर आर AB वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर आर BA वेक्टर। क्लियर? तो जब हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए वी आर राइटिंग फॉर AB बाय B ऑन A, फोर्स किस पे लग रहा है, A पे लग रहा है। जब इसको हमने वेक्टर कर दिया तो यहाँ पर एक हमें यूनिट वेक्टर ऐड करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर, इस पर कैप लगा होगा। लेकिन ये यूनिट वेक्टर शो करेगा जो भी मास है उसके चलने की डायरेक्शन। तो अगर फोर्स लग रहा है B से A पर तो चलेगा कौन, A चलेगा, लेकिन किस तरफ चलेगा A, तो क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो अट्रैक्शन के लिए यहाँ पर लिखा है फोर्स बाय B ऑन A। तो अगर A फ्री होगा चलने के लिए तो किधर चलेगा, A से B की तरफ। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा दैट विल बी AB। क्लियर? तो फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A पर फोर्स लग रहा है तो A किधर चलेगा, B की तरफ, RA। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है वो डायग्राम को बनाना होगा, लिखना होगा। और ऐसे ही अगर हम रिवर्स कर देते हैं, BA वेक्टर फाइंड करेंगे तो दिस बिकम्स RBA कैप। एक काम और कर सकते हैं, जो कैप है जो यूनिट वेक्टर, इसको वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो RAB होता है कैप, उसको अगर आप वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को बिना किसी सफिक्स के लिख सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हम इसको इससे रिप्लेस करते हैं तो इट बिकम्स RAB वेक्टर अपॉन जो R आया उससे इट बिकम्स R3। ठीक है, तो नोट इट डाउन, इसको नोट करिए। फिर एक टॉपिक और स्टार्ट करते हैं आज के लिए। तो आपका जो ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी ओबे करता है, क्योंकि इसमें बॉडीज एक दूसरे को इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे करता है, क्योंकि अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर आता है
सेंट्रल फोर्स भी है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि उस लाइन पे एक्ट करता है जो दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है। तो अब यहाँ पर एक जो और टॉपिक है वो स्टार्ट करती हूँ मैं। एक टॉपिक है आपका कि इफ यू हैव टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन दो कॉन्स्टेंट्स, आपको पता है एक स्मॉल जी जो अभी आप पढ़ते रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कहाँ से आता है? अगर आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आप वर्टिकली डाउनवर्ड्स मोशन में यूज़ करें तो वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का एक रिलेशन तो G(m1 m2 r² है, अर्थ का मास पुट कर देंगे, दूसरा मास पुट कर देंगे, एक रिलेशन ये भी होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस रिलेशन के हिसाब से F=mg। ओके, तो यहाँ पर फोर्स के दो रिलेशन है, ग्रेविटी के दो रिलेशन, एक तो ये लिख सकते हैं और दूसरा रिलेशन अगर हमने मान लिया कि बड़ी बॉडी अर्थ है उसका मास m है, छोटी बॉडी का मास स्मॉल m है और अर्थ की रेडियस है कैपिटल R। तो क्योंकि बॉडी अर्थ के ऊपर ही रखी है, मान लेंगे कि अर्थ की रेडियस जो है वो R है, बॉडी यहाँ रखी है तो R डिस्टेंस है, बॉडी यहाँ रखी तब भी अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम डिस्टेंस है, नेग्लिजिबल होगा, तो R लिखा जाएगा। तो दोनों ही रिलेशंस ग्रेविटी के हैं, कंपेयर करेंगे तो इट बिकम्स mg इज इक्वल टू gmm अपॉन r²। और यहाँ से जो m है दैट विल बी कैंसल्ड आउट, तो रिलेशन बिकम्स gm अपॉन r²। तो अभी आपने देखा था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू अर्थ के लिए कांस्टेंट है, इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है कैपिटल जी पर, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है और मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। तो बॉडी के मास पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए चाहे एक लाइट फेदर हो, कॉटन हो या फिर एक बड़ा सा आयरन पीस हो, सबका एक्सेलरेशन अर्थ की तरफ सेम होगा। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, इसलिए क्योंकि जो फेदर या कॉटन की चीज़ें हैं उन पे एयर रेजिस्टेंस, अदर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगते हैं, वो स्लो स्लो नीचे जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी ना हो, सिर्फ ग्रेविटी ही एक्ट करे तो दोनों पे सेम। ओके, तो दिस इज़ योर टुडेज टॉपिक। थैंक यू।